चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को कम से कम टाइम में एक बहुत ही डिटेल्ड वे में रिवाइज कर पाए। तो हम यहाँ पे बात करें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं अबाउट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसका रेट, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और साथ में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं कि जो आपका केमिकल रिएक्शन का रेट है उसे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप बोल सकते हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो चीज स्टडी करते हैं। एक तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं अबाउट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और दूसरा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कौन कौन से आपके फैक्टर है जो कि आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो अगर आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को रेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, आप केमिकल रिएक्शन को तीन बेसिक कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका फास्ट रिएक्शन, सेकंड आपका स्लो रिएक्शन, थर्ड आपका मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शन के बारे में, तो फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन जो कि आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो सभी केमिकल रिएक्शन जो कि आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है वो आपका फास्ट केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मान लो आपके पास एक एसिड का एक्वस सोल्यूशन है, मान लो आपके पास एक बेस का एक्वस सोल्यूशन है। आपको पता होगा जब आप एक एसिड के एक्वस सोल्यूशन को बेस के एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन मिलता है और साथ में थोड़ा सा वाटर फॉर्म होते हुए मिलता है, राइट। तो ये जो आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास प्रेसिपिटेशन हो रहा हो, आपके पास प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, ये आपके पास फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्लो रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन का मतलब आपके पास होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि आपका कपल ऑफ मंथ्स या फिर कपल ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होता है। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है, वो आपका स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आपके पास आपका आयरन का रस्टिंग होता है बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें काफी साल लग जाता है, इसलिए वो आपका स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी आपके पास होता है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन में आपका वो सारा केमिकल रिएक्शन आता है जो कि ना तो बहुत फास्ट है ना तो बहुत स्लो है, और वो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में कंप्लीट होता है। मतलब वो सभी रिएक्शन, मतलब वो मेजॉरिटी सेट ऑफ रिएक्शन जो हम यहाँ पे अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो कि ना तो बहुत फास्ट है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है, और ना तो बहुत स्लो है, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको कंप्लीट होने में कुछ साल लग जा रहा है। ऐसे रिएक्शन जो कि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में कंसिडर होते हैं वो आपके पास मॉडरेट रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर मानो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है तो आप उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट एंड एनी प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। आपको ध्यान रखना होगा जब आप यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में एक नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हैं। और जब आप यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में एक पॉजिटिव साइन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्लूड किया जाता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में, उसका लॉजिक क्या होता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि उसका वैल्यू हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है वो आपके पास होता है आपका चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, न्यूमरेटर में आपके पास चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, न्यूमरेटर में आपके पास चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम टेकन आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक और टर्म आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। आप जिस भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप अपने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को देखिए, आप देखेंगे न्यूमरेटर में आपके पास चेंज इन कंसेंट्रेशन आ रहा है। अब वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किसके रिस्पेक्ट में अपने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन होता है बाय डिफॉल्ट हमेशा आपका फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। जब रिएक्टेंट के बारे में बात करें तो इन जनरल क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट होता है रिएक्शन में कंज्यूम होता है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट का अमाउंट होता है आपके पास टाइम के साथ डिक्रीज करता है रिएक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा हमेशा छोटा होगा आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। एंड बिकॉज आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट छोटा होगा आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, जब आप यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालोगे वो आपके पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। एंड ताकि आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, जब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हैं। ऐसे जब आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि इन जनरल क्या होता है जो आपका प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शन में फॉर्म होता है, मतलब इन जनरल क्या होता है प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्शन में इंक्रीज करता है। तो जो आपके पास आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस द प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन। अब होता क्या है, जो आपके पास आपके प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो आपके पास ज्यादा होता है आपके प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन से। एंड बिकॉज आपके पास आपके प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है आपके प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन से, जो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू आता है वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन में अलग से कोई साइन को कंसिडर करने का रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन को कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, तो जो आपके पास आपका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट्स होगा तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं न्यूमरेटर में आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन वाला टर्म आता है। बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी होता है, ठीक है। तो जो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट्स होगा वो आपका मोलारिटी आ जाएगा, मतलब बेसिकली मेरा मतलब है मोलारिटी का यूनिट्स आ जाएगा जो कि मोलर होता है। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में टाइम टेकन वाला टर्म है, तो यहाँ पे जो भी टाइम का यूनिट आ जाएगा वो आपका मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अब देखो जो आपका मोलारिटी का यूनिट होता है मोलर, उसी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज मोल्स पर लीटर, ठीक है, उसी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज मोल्स पर लीटर। तो आपका जो यूनिट्स आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का या तो आ जाएगा मोलर अपॉन टाइम या फिर आ जाएगा मोल्स पर लीटर इनटू टाइम, है ना, जहाँ पे टाइम वाला टर्म भी डिनोमिनेटर में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप यहाँ पे गैसियस रिएक्शन के बारे में बात करें तो गैसियस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक गैसियस रिएक्शन है मतलब जिसमें आपके पास सभी कंपोनेंट गैसियस है, तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है आप रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख रहे हैं या फिर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप यहाँ पे अपने रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा चेंज इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख रहे हैं न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आपका फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होगा, जो कि एक नेगेटिव टर्म होगा, इसीलिए हम यहाँ पे बाहर से एक नेगेटिव साइन लगाएंगे जब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। और जब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे और आपका टर्म वही रहेगा चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम टेकन आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास एक और टर्म आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप जिस भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अपने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अगर इसके यूनिट्स के बारे में बात करें न्यूमरेटर में आपका चेंज इन पार्शियल प्रेशर है तो आपके पार्शियल प्रेशर का यूनिट्स आ जाएगा। वैसे तो आपके पास पार्शियल प्रेशर का बहुत सारे डिफरेंट टाइप का यूनिट्स पॉसिबल है, लेकिन जनरली आपको या तो एटीएम दिखेगा या तो बार दिखेगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम का यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में। आपको पता होना चाहिए जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है ये आपका सिर्फ रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है जो कि आपका रिएक्शन में प्रेजेंट है। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका इन जनरल रिएक्शन का रेट होता है जो कि आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है जिसे आप रेट ऑफ डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं, ये आपका सिर्फ रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है जो कि आपका रिएक्शन में प्रेजेंट है। तो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर में आपके पास उसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन आता है। आप यहाँ पे जिस भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिफाइन करें न्यूमरेटर में आपके पास उसी रिएक्टेंट का आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन और डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम टेकन वाला टर्म आता है।
अब बिकॉज आपको पता है कि रिएक्टेंट के केस में क्या होगा, जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, बिकॉज जो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट के केस में ये हमेशा नेगेटिव टर्म आएगा, तो हम यहाँ पे बाहर से नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हैं ताकि आपका ओवरऑल रेट हमेशा पॉजिटिव रहे। ऐसे ही आपके पास एक टर्म होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस होता है वो आपका डिफाइंड होता है फॉर द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। मानो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है उसके लिए आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपने रेट ऑफ अपीयरेंस को। तो जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस होता है आपके प्रोडक्ट का, वो कैसे डिफाइन होता है, न्यूमरेटर में आपके पास आता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन करें उसका चेंज इन कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में लेंगे, और ये आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम टेकन वाला फैक्टर आता है, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है कि जो आपका टाइम टेकन वाला फैक्टर है वो आपका डिफरेंट टाइप के रेट के एक्सप्रेशन में आ रहा है। वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में भी आता है, वो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के एक्सप्रेशन में भी आता है, वो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस के एक्सप्रेशन में भी आता है। तो ये जो आपका टाइम टेकन वाला फैक्टर है, इसके बेसिस पे आप हर टाइप के रेट को फर्दर दो सब कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। एक आपका एवरेज रेट, एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट। जो आपके पास एवरेज रेट होगा वहां पे आप रेट को मेजर करोगे एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए। मान लो आपके पास एक फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, उस फाइनाइट टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन भी फाइनाइट होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन, और उस फाइनाइट टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन पार्शियल प्रेशर भी फाइनाइट होगा, डेल्टा पार्शियल प्रेशर। और अगर आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करो, मतलब आप यहाँ पे एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के बारे में बात करो, वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि बेसिकली आप उसको एज अ टाइम इंस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। तो ये बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल dt होगा, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट आपका डी कंसंट्रेशन होगा, और इस बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन पार्शियल प्रेशर आपका डी ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, डिफरेंशियल टर्म होगा। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इन जनरल एक रिएक्शन है x टाइम्स a गैसियस कन्वर्टिंग इनटू y टाइम्स b गैसियस। अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट एंड एनी प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में जो सब्सटेंस a है वो आपका रिएक्टेंट है, सब्सटेंस b आपका प्रोडक्ट है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस ए, एंड सिमिलरली जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस बी। जब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस ए, तो हम यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिख रहा है, जो आपका यहाँ पे टाइम इंटरवल कंसिडर हो रहा है वो आपके पास एक फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी फाइनाइट है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। एंड बिकॉज आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को इंक्लूड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो जब हम यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, अगेन बिकॉज ये आपका एवरेज रेट है, यहाँ पे फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा जो कि डेल्टा टी होगा, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी फाइनाइट होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी गैसियस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक और टर्म आएगा जो होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कि आपके पास यहाँ पे y आ जाएगा। एंड बिकॉज आपका प्रोडक्ट आपके पास रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है तो इसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करो, तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एक टाइम इंस्टेंट के बारे में बात हो रहा है, मतलब जो टाइम टेकन होगा वो dt होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए अगेन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस से। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस भी। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस है, क्योंकि सब्सटेंस है आपके पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करेगा, उसका चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आएगा, आपको बाहर से एक नेगेटिव साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सब्सटेंस भी प्रोडक्ट का काम करेगा, जिसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे जो आपका टाइम टेकन है बहुत ही छोटा है, सच दैट आप एक टाइम इंस्टेंट के बारे में बात करें dt, तो छोटे से टाइम इंस्टेंट में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसियस। ऐसे क्योंकि आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है आपका dt, इस छोटे से टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत छोटा होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ बी, राइट। और आपको समझ आना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। जब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हम यहाँ पे रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, हम यहाँ पे प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में, तो अगर आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है तो वो सिर्फ आपके रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड होता है, मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है जो कि हमारा सब्सटेंस है, तो जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा सिर्फ आपका सब्सटेंस ए के लिए डिफाइन होगा। अगर आपका एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, यहाँ पे आपका फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी होगा, इसमें होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी फाइनाइट होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसियस। अगर आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, आपका बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा, सच दैट आप एक टाइम इंस्टेंट के बारे में बात करें dt, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में, इस छोटे से टाइम इंस्टेंट में आपका होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बहुत छोटा होगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसियस। जब आप यहाँ पे अपने रेट को एक्सप्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, आपका चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आएगा, इसलिए बाहर में हमें एक नेगेटिव साइन खुद से इंक्लूड करना पड़ता है। ऐसे अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन को हम यहाँ पे कंसिडर करें उसमें आपके पास एक ही प्रोडक्ट है जो है सब्सटेंस बी, तो जब आप यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन करेंगे वो सब्सटेंस बी के लिए डिफाइन होगा। जब एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे, यहाँ पे आपका फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी होगा, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी फाइनाइट होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी गैसियस। और जब आप यहाँ पे बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के बारे में बात करेंगे सच दैट वो एक टाइम इंस्टेंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में होने वाला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत छोटा होगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी गैसियस। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन को इंक्लूड करें क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट है वो आपका रिएक्शन में इंक्रीज होता है, इसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है उसका वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखो आपके पास टॉपिक होता है कि आपका रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेट, राइट, रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर बेस काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई भी रिएक्शन जब अपना सिंपलेस्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म्स में बैलेंस्ड है, ठीक है, कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके पास बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट इंटीजर्स, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका बराबर होता है आपके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, जो कि डिफाइंड होता है रिएक्टेंट के लिए। अब जिस रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पुट करोगे उसे रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो बराबर होगा रेट ऑफ अपीयरेंस के, जो कि डिफाइंड होगा प्रोडक्ट के लिए। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप रेट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन करेंगे उसी प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन अवेलेबल है, उसमें अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होगा, अगर आपको इन तीनों के बीच का रिलेशन चाहिए तो कोई भी रिएक्शन में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर होगा, जो कि रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है। और जिस रिएक्टेंट के लिए आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिफाइन करेंगे उसी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और ऐसे ही आपका बराबर होगा रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए, जो कि आपका प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है। जिस प्रोडक्ट के लिए आप रेट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन करेंगे उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। और ये जो आपका रिलेशन है इसमें आपका सारा रेट सेम टाइप का होना चाहिए, मतलब या तो आप तीनों रेट पुट करो एवरेज रेट, या तो तीनों रेट पुट करो इंस्टेंटेनियस रेट। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने एक रेट को एवरेज रेट पुट कर दिया और दूसरे रेट को इंस्टेंटेनियस रेट पुट कर दिया, उसके बाद आप इस रिलेशन को अप्लाई करने की कोशिश करो, आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका रिजल्ट है वो तभी एप्लीकेबल है जब जो आपका रेट हो वो इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ मोल्स हो। काफी बार आप देखोगे जो आपके पास रेट गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेट गिवन है, तो जब आपको रेट इन टर्म्स ऑफ वेट गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी सब्सटेंस का वेट है उसको सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको रेट को वेट के टर्म से आपको मोल्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके बाद वापस आप अपने मोल्स वाले रेट को सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट वाले रेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको मानो रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस गिवन है और प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, और दोनों रेट आपको गिवन भी है आपका
ग्राम पर सेकंड में और पूछा भी है ग्राम पर सेकंड में, तो आप डायरेक्टली रिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आपको जो भी आपका रिएक्टेंट का रेट गिवन है ग्राम पर सेकंड में, उसे रिएक्टेंट के मोलर मास से डिवाइड करके कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स पर सेकंड में, उसके बाद रिलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट का रेट आ जाएगा मोल्स पर सेकंड में, उसको आपको वापस प्रोडक्ट के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। ठीक है, हम यहाँ पे उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके रेट को अफेक्ट करते हैं। तो जो आपके पास रेट होता है वो सबसे पहली बात आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप अपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो जो आपके पास आपका रेट होगा वो भी आपके पास चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, उसमें सबसे पहले फैक्टर आपके पास होगा आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर आप अपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो वो आपके रेट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो कि आपके रेट को अफेक्ट करता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये जो आपका गैसियस रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर है ये आपके रेट को अफेक्ट करता है ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास गैसियस रिएक्शन अवेलेबल है, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास सारे गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसमें जो आपका गैसियस रिएक्टेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी आपके रेट को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो आपका कैटलिस्ट होता है वो भी आपके रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर भी आपके रेट को अफेक्ट करता है। आपको बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए जो आपके पास रेट होता है मेनली आपके 4 फैक्टर से अफेक्ट होता है। आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से अफेक्ट होता है, अगर आपके पास गैसियस रिएक्शन है आपके रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर से अफेक्ट होता है, आपके कैटलिस्ट से अफेक्ट होता है, और आपके टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रेट लॉ के बारे में, या फिर आप इसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको क्या बताता है, तो मान लीजिए आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है। अब उस केमिकल रिएक्शन का आपके पास जो रेट होगा, अभी हमने डिस्कस किया कुछ टाइम पहले कि जो आपका रेट होता है वो आपका डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, राइट। तो अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो उस रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो वो जो आपका रेट है वो उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करता है, वो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे सीखते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास आपका केमिकल रिएक्शन गिवन है जो आपके पास है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B कन्वर्टिंग इनटू C टाइम्स C। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो आपका सब्सटेंस A है वो आपका इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका सब्सटेंस B है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका सब्सटेंस C है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c है ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को करस्पॉन्ड करता है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है। अब अगर आपको ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, तो जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट होगा इस गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए वो आपका डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जो भी आपका रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, आप जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे रेट को डिफाइन कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को पुट करना है। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे रेट को टाइम इंस्टेंट टी पे डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को टाइम इंस्टेंट टी पे पुट करेंगे, तो आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, और जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे रेट को डिफाइन करेंगे उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे, और जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके पावर में कुछ ना कुछ नंबर आएगा। मान लीजिए आपके पास जो पहला रिएक्टेंट यहाँ पे ए है उसके कंसंट्रेशन में जो पावर है उसमें आपके पास एक्स आ रहा है, और जो दूसरा रिएक्टेंट आपके पास है आपका बी उसके कंसंट्रेशन के पावर में वाई आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स और वाई होता है यहाँ पे इनको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर, क्योंकि ये जो आपका x है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर में है। x को यहाँ पे बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, क्योंकि यहाँ पे जो आपका y है वो आपका
बी के कंसेंट्रेशन के पावर में है, y को बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। और अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है वो आपके पास सिंपली हो जाता है सम ऑफ पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जैसे ये जो आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एक आपका सब्सटेंस है, एक आपका सब्सटेंस भी। तो यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए, यहाँ पे अगर आपको चाहिए आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपके पास हो जाएगा सम ऑफ पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, जो कि आपका स्मॉल एक्स के बराबर है, क्योंकि आपका रेट लो एक्सप्रेशन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पार में एक्स आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस बी, जो कि वाई के बराबर है, क्योंकि आपके पास जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ बी के पार में वाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जो कि यहाँ पे सम ऑफ पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा। तो इफेक्टिवली ये जो आपके पास रिएक्शन है ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी कन्वर्टिंग इनटू सी टाइम्स सी, यहाँ पे जो आपके पास आपका डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो आपको ये बताएगा कि जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो आपका बराबर होता है रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आप रेट को डिफाइन करें उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को पुट करना है। अब यहाँ पे ए के कंसंट्रेशन में पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए आएगा जो कि कुछ एक्स के बराबर है, और बी के कंसंट्रेशन में पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस बी आएगा जो कि कुछ वाई के बराबर है। तो ये आपके पास आपका डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जो कि आपको ये बताता है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है कोई भी जनरल टाइम इंस्टेंट टी पे वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के होता है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर काफी बार इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अबाउट द रेट कांस्टेंट। अब ये रेट कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जब आप कोई भी गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वहां पे जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आता है उसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये जो रेट कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमें क्या बताता है, तो जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमें बताता है अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जितना ज्यादा वैल्यू होगा रेट कांस्टेंट का इसका मतलब करस्पॉन्डिंग रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा, जितना कम वैल्यू होगा रेट कांस्टेंट का इसका मतलब करस्पॉन्डिंग रिएक्शन का स्पीड कम होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू आपके पास केवल केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू आपके पास टेम्परेचर के साथ साथ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। और जो आपके पास रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो क्या होता है, ये होता है मोलर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, जहां पे आपका जो n होता है वो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो आपके पास होता है मोलर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन याद रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो काफी बार जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, तो वहां पे आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होता है। रेट कांस्टेंट के वैल्यू में जो यूनिट्स होता है रेट कांस्टेंट का उसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आपको गिवन है एग्जाम में, राइट। तो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा न्यूमेरिकल तो हो सकता है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली मेंशन ना करे, वहां पे आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन हो, उसके यूनिट्स को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से कंपेयर करके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे और अपना डिजायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रेट कांस्टेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास रेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका रेट ऑफ रिएक्शन,
जिसको डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट एंड एनी प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। दूसरा आपके पास होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, जिसे डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तीसरा आपके पास होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, जिसे डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे आपके पास रेट होते हैं तीन टाइप के, आपके पास करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट भी तीन टाइप का होता है, राइट। तो आपको पता है कि इन जनरल जो आपके पास डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है क्या होता है कि जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट होता है टाइम इंस्टेंट टी पे, वो बराबर होता है रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी। आप जिस टाइम इंस्टेंट टी पे रेट को डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम इंस्टेंट पे आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को पुट करना है रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास रेट तीन टाइप का होता है, अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पुट करेंगे तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी रेज टू द पावर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट के जगह पुट करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना, अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस आता है तो जो करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट यहाँ पे आएगा वो होगा रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर आप यहाँ पे रेट के जगह रेट ऑफ रिएक्शन पुट करते हैं, अगर यहाँ पे आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आएगा करस्पॉन्डिंग टू रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जिस पे आप रेट को डिफाइन कर रहे हैं रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेट के करस्पॉन्डिंग आपके पास अलग अलग टाइप का रेट कांस्टेंट है। जब आप डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट के जगह पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट डिसअपीयरेंस का आएगा। जब आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट अपीयरेंस का आएगा। जब आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट रिएक्शन का आएगा। और एक चीज ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे रेट के जगह पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस पुट करते हैं तो भी आपके पास राइट हैंड साइड रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन आता है। मतलब काफी बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्योंकि आपका रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन होता है प्रोडक्ट के लिए, उनको लगता है कि मे बी यहाँ पे सडनली राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक बात मेरी आप अच्छे से याद रखिएगा, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन आता है। फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रेट यहाँ पे पुट कर रहे हैं। जो भी आपका अलग अलग टाइप का रेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट पुट होगा, लेकिन जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो वाला पार्ट आपका कॉमन रहेगा। फर्क नहीं पड़ता आप कौन से टाइप के रेट को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब जैसे हमने कुछ देर पहले देखा था कि आपके पास आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में रिलेशन होता है। एकदम सेम तरह का रिलेशन आपके पास रेट कांस्टेंट के बीच में आता है कि कोई भी रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन का बराबर होगा आपके रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस के, जो कि डिफाइंड होगा कोई रिएक्टेंट के लिए। आप यहाँ पे जिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइन करोगे उसी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है और ये आपके पास बराबर होगा रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन करेंगे उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो आपको समझ आना चाहिए आपके पास रेट कांस्टेंट डिफरेंट टाइप का होता है। आपके पास रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस भी होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस भी होता है, राइट। देखो कभी भी आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन हो एंड आपको एरो के ऊपर कोई रेट कांस्टेंट मेंशन्ड हो, तो जब आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन होता है एंड आपको एरो के ऊपर रेट कांस्टेंट मेंशन्ड होता है, तो वो जो आपको रेट कांस्टेंट एरो के ऊपर मेंशन्ड होता है वो ना आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं वहां पे जो आपको रेट कांस्टेंट दिखता है वो आपका रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, राइट। अभी देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का आपके पास क्या मतलब होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो कि आपका सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो वो सभी केमिकल रिएक्शन जो कि आपके पास सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं वो आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। अभी अगर आप एक बेसिक लेवल पे सोचे तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास बॉन्ड का क्लीवेज होता है और आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है वहां पे आपका सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बॉन्ड का क्लीवेज है और जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन है
दोनों ही आपका एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब दोनों आपके पास साइमल्टेनियस है। इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब जिस वक्त पे आपका बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है उसी वक्त पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, क्योंकि वो आपका सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन में आपके पास कोई भी टाइप के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं क्वेश्चंस में एंड बहुत सारे आगे के कॉन्सेप्ट्स में, कि अगर आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन अवेलेबल है, ठीक है, पहली बात आप खुद से नहीं बता पाएंगे रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि रिएक्शन को देख के मैं बता दूं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं। रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं ये डेटा एग्जामिनर को खुद से देना पड़ेगा, हम ये डेटा को गेस नहीं कर सकते, राइट, समझ रहे हो ना बात को। मैं कह रहा हूँ कि कोई रिएक्शन आपके पास गिवन है, उसे देख के आप नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये जो रिएक्शन गिवन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर हमें पता है कि जो आपका गिवन रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि जो आपका गिवन रिएक्शन है वो आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। वो क्या होगा ना, कि जो आपके पास पार्शियल ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एवरी रिएक्टेंट, मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट जो प्रेजेंट होगा उसका जो पार्शियल ऑर्डर होगा ना, वो ना उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है, अगर वो आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये आपको पता है, एग्जामिनर ने आपको बता दिया, तो उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो आपके पास उस पर्टिकुलर रिएक्शन के डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन में आएंगे, और उनके पावर में कुछ ना कुछ नंबर होगा जो कि उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर कहलाएगा। तो जो पार्शियल ऑर्डर आपके पास होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट, ये आपका बराबर हो जाएगा उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के। मतलब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट। आप मान सकते हैं प्रोडक्ट को C टाइम्स C, या फिर इन जनरल प्रोडक्ट भी मान लीजिए, दोनों का एक ही मतलब हुआ। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन अवेलेबल है जहाँ पे जो रिएक्टेंट है आपके पास वो सब्सटेंस A और B है, और इन रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कि सब्सटेंस A का आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल a है, सब्सटेंस B का आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल b है। सबसे पहले अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट होगा टाइम इंस्टेंट t पे, वो बराबर होगा आपका रेट कांस्टेंट k के मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t, जिस पे आप रेट को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है इसमें आपका पहला रिएक्टेंट है सब्सटेंस ए, तो यहाँ पे सब्सटेंस ए का कंसंट्रेशन आ जाएगा। आप यहाँ पे रेट को टाइम इंस्टेंट टी पे डिफाइन कर रहे हैं, सब्सटेंस ए का कंसंट्रेशन टाइम इंस्टेंट टी पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। अब यहाँ पे आप जो रेट को डिफाइन कर रहे हैं टाइम इंस्टेंट टी पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सब्सटेंस बी का कंसंट्रेशन आ जाएगा टाइम इंस्टेंट टी पे, ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप क्या बोलते हैं, जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा टाइम इंस्टेंट टी पे बराबर होगा रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम इंस्टेंट टी रेज टू द पावर पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। मान लेते हैं कि पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एक्स है, तो यहाँ पे आता कंसंट्रेशन ऑफ एयर टाइम इंस्टेंट टी रेज टू दी पावर एक्स, यहाँ पे एक्स को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। ऐसे यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट सब्सटेंस बी है, उसका कंसंट्रेशन आता टाइम इंस्टेंट टी पे, अब इसके पावर में आता इसका पार्शियल ऑर्डर, मान लेते हैं आपका पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी वाई है, तो पावर में आता वाई। बात समझ आ रहा है। ये आपके पास आपका इन जनरल डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता, जो कि आप कोई भी गिवन रिएक्शन के लिखते जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्म का होता। अब यहाँ पे आपको एक और डेटा मेंशन्ड है कि ये जो आपके पास गिवन रिएक्शन है दैट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर मुझे ये डेटा अवेलेबल है एग्जामिनर के एंड से कि ये जो मेरे पास गिवन रिएक्शन है ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में
जो पार्शियल ऑर्डर होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये बराबर होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एक्स के बराबर है, ये बराबर होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है जो कि स्मॉल ए है। ऐसे पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी y के बराबर है, ये बराबर होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट भी जो कि स्मॉल b के बराबर है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x और y के जगह पे, तो आपके पास आपका डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम इंस्टेंट t बराबर होगा रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट रेज़ टू द पावर पार्शियल ऑर्डर। और यहाँ पे आपको अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए, ये हो जाएगा सम ऑफ पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो ये आपके पास a प्लस बी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो कि आपका मल्टीपल स्टेप में कैरी आउट होता है, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, वहाँ पे हमने बोला था एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि सिंगल स्टेप में अकर करता है। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि आपके पास मल्टीपल स्टेप्स में कैरी आउट होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके पास कम से कम एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बने, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक बात तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कैरी आउट होता है, इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिनिमम 2 स्टेप में कैरी आउट होगा। इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डेफिनेटली कम से कम एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हमें समझ आ रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आरडीएस मेथड के बारे में। ये आरडीएस मेथड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हमें काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए जो आरडीएस मेथड इसका इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए आरडीएस मेथड का इस्तेमाल करते हैं जब आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए होता है उसके मैकेनिज्म स्टेप से थ्योरेटिकली। सबसे पहली बात आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ये जो आपका टॉपिक है आरडीएस मेथड, इसका एप्लीकेशन कब करते हैं, कहाँ करते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है आरडीएस मेथड, इसका एप्लीकेशन तब करते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन को थ्योरेटिकली फाइंड आउट करना हो उसके मैकेनिज्म स्टेप से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरडीएस मेथड आपके पास होता है इसका यूज करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। किसका रेट लॉ एक्सप्रेशन? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन। किससे? उसके मैकेनिज्म स्टेप से, वो भी थ्योरेटिकली। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है उसके मैकेनिज्म स्टेप से आपका जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करने में आपका आरडीएस मेथड हमें हेल्प करता है। अब देखिए आरडीएस मेथड क्या बोलता है, अगर आप इस आरडीएस वर्ड को समझे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आरडीएस मेथड बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो आपके पास रेट होगा वो ना बेसिकली उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रेट लॉ एक्सप्रेशन के बराबर होगा जिसमें आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट प्रेजेंट ना हो। मुझे पता है जब आप ये बात पहली बार सुनते हैं कुछ समझ नहीं आता, आपको धीमे धीमे समझ आएगा, आपको यहाँ पे सुनना है, ठीक है। आप एक बात समझिए, जब मैं आपसे कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर एक स्टेप आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर एक स्टेप आपके पास क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो आपके पास आरडीएस मेथड का यूज करना होता है। अब ये आरडीएस मेथड का यूज कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपके पास कुछ स्टेप्स है जो कि आपको एज इट इज फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है आपके आरडीएस को आइडेंटिफाई करना। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन होगा एग्जाम में, आपको उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन होगा। तो आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें मैकेनिज्म स्टेप्स को देख के आपको उसमें से आरडीएस को आइडेंटिफाई करना है। अब आरडीएस मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, आपको उसका मैकेनिज्म गिवन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपके पास जितने भी स्टेप्स अवेलेबल है उसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन सभी स्टेप्स में से आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म में जितना भी स्टेप अवेलेबल है उसमें से आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है आपके मैकेनिज्म का, वही आपके मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो जो भी आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म स्टेप में से आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपका
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको गिवन है उसमें आपका स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। तो आपको ना मेंशन्ड होगा ये चीज़। तो एक बार आपको अपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टेप गिवन है, आपको सभी मैकेनिज्म स्टेप का स्पीड गिवन है, उसके बाद आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा आपका उन सभी मैकेनिज्म स्टेप में से आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो उन सभी मैकेनिज्म स्टेप में आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। एक बार आपने आरडीएस को आइडेंटिफाई कर लिया, आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है अपने आरडीएस का। तो आपने जो आरडीएस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया उसका आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। आप सोचेंगे भाई मैं आरडीएस का रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, तो आपको समझ आना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था कि क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर एक स्टेप आपके पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और अभी कुछ देर पहले हमने बात किया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आपका एक खास प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो ये है कि जो आपका पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होगा बराबर होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि जो आपका आरडीएस होगा, क्योंकि वो भी आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का एक स्टेप है, वो भी आपके पास अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तो उसके लिए आप डेफिनेटली अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक तो आप पहले लिखेंगे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ, जो आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम इंस्टेंट टी बराबर होगा रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको आप इन जनरल कुछ अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे क्योंकि आपका गिवन रिएक्शन आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, आपका पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास अपने आरडीएस का रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक बार आपने आरडीएस का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया, उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपके पास आरडीएस का रेट लॉ एक्सप्रेशन है ऐसा तो नहीं उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। अब ये इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो कि आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन मैकेनिज्म स्टेप में प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है बल्कि सिर्फ मैकेनिज्म स्टेप में प्रेजेंट है, वो आपका इंटरमीडिएट होता है। तो अगर आपके आरडीएस के रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई भी इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो आपको इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और ऐसा आप करते हो बाकी मैकेनिज्म स्टेप के हेल्प से। लेकिन अगर आपके पास आरडीएस के रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है तो वही आपका फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे अपने इंटरमीडिएट को आपके आरडीएस के रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे आपके पास। पहला केस के जो आपका आरडीएस का रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं, तो अगर आपके आरडीएस के रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं तो जो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा अपने आरडीएस का वही आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे सिंपल केस। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा होगा जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो आपका इंटरमीडिएट है वो आपके पास प्रेजेंट है आपके आरडीएस के रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो अगर आपके आरडीएस के रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, आपको उस इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और ये जो आप इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में, ये आपको करना है बाकी फास्ट मैकेनिज्म स्टेप की हेल्प से। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आया, हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है 2NO प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO2, ठीक है। एंड साथ में आपको इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन है। आपको बता रखा है कि ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म है इसमें आपके पास दो स्टेप है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो आपका मैकेनिज्म का स्टेप 1 है उसमें क्या होता है, जो आपका 2NO है वो आपका रिवर्सिबली कन्वर्ट होता है आपके N2O2 में, और आपको बता रखा है ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जो आपके मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप है उसमें आपको बता रखा है जो आपका N2O2 है वो आपका रिएक्ट करता है O2 से और कन्वर्ट होता है 2NO2 में, और ये आपका स्लो स्टेप है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पे देखने वाले ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ जाए। अब देखो आपको समझ आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आरडीएस मेथड के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली बात आप सोचो कि मुझे कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन आपका आरडीएस मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो आपको दिखना चाहिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसका आपसे ओवरऑल जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा
आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता पाएंगे, राइट। अभी आप सोचेंगे मुझे कैसे पता चला कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो आप सोचिए आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है और आपको उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन है, एंड क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी दैट द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हैज 2 स्टेप्स। तो जब आपके केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको 2 स्टेप दिख गए, इसका मतलब डेफिनेटली वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब डेफिनेटली वो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो आपके पास मैकेनिज्म है आपके गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, उसमें आपके पास 2 स्टेप है, राइट। तो क्योंकि आपके गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपके पास 2 स्टेप है, इसका मतलब ये आपके पास आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना। इसका मतलब ये आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, आपको उसका मैकेनिज्म भी गिवन है, आपको यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको अपने गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अप्रोच क्या है, जो अभी हमने आरडीएस मेथड को पढ़ा उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर आपको याद हो आरडीएस मेथड का पहला स्टेप क्या होता था, आरडीएस मेथड का पहला स्टेप होता था आपको आरडीएस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आरडीएस मतलब क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपके मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है आपके गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो ये आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, 2NO रिएक्टिंग विद O2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO2, और आपको इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है ना। बेसिकली आपको इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का स्टेप्स गिवन है। तो आपके पास ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको 2 स्टेप गिवन है इसमें से आपको अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को आइडेंटिफाई करना है। तो आरडीएस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमने डिस्कस किया था कि जो आपका आरडीएस होता है वो आपका स्लो स्टेप होता है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का, ठीक है। आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में मल्टीपल स्टेप होंगे, उसमें जो आपका स्लो स्टेप होगा वो आपका आरडीएस होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका स्टेप नंबर 2 है वो आपका स्लो स्टेप है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म में जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपका स्लो स्टेप है आपके मैकेनिज्म का, इसका मतलब वही आपका आरडीएस है। तो जो आपका पहला स्टेप होता है आपके आरडीएस को आइडेंटिफाई करना, वो स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। हमने बोला कि आपके गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप आपके पास आपका स्लो स्टेप था, वो यहाँ पे बिहेव करेगा एज द आरडीएस, वो यहाँ पे बिहेव करेगा एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आपका आरडीएस मेथड का सेकंड स्टेप क्या होता था, आपको यहाँ पे अपने आरडीएस का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होता था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप है वही आपके पास बिहेव करेगा एज द आरडीएस, राइट। तो आपके गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप आपके पास बिहेव करेगा एज द आरडीएस। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर एक स्टेप आपके पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर एक स्टेप आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये जो आपका सेकंड स्टेप है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का, जिसको हम आरडीएस बोल रहे हैं, ये भी आपका एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखता है वो तो हमें आता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, वो आपके पास है N2O2 रिएक्टिंग विद O2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO2, राइट। ये आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप है, बेसिकली ये आपका आरडीएस वाला स्टेप है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे इन जनरल डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो आपसे बोलेगा जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो बराबर होता है रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे रेट को डिफाइन करेंगे उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को पुट करेंगे। अब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पार में क्या आएगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पार में आता है पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। अब क्योंकि आपका ये गिवन रिएक्शन आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हमें पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि जो आपका पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है बराबर होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब क्योंकि आपका ये गिवन रिएक्शन एलिमेंट्री है, आपका पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू N2O2 बराबर होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2O2 के, जो कि 1 है आपके पास। आपका पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 बराबर होगा आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 के, जो कि अगेन 1 है आपके पास।
इसीलिए जो आपका पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू N2O2 है ये भी आपका 1 होगा, और जो आपका पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 है ये भी आपका 1 होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने डिस्कशन किया था कि जो आपका RDS मेथड होता है उसमें पहला स्टेप होता है आपके RDS का आइडेंटिफिकेशन, जो कि आपका स्लो स्टेप होता है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का, जो कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 है। और उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होता है आपके RDS मेथड का, वो क्या होता है, एक बार आपने अपने RDS को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको RDS के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो RDS भी आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म का एक स्टेप है, वो भी आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। तो उसके लिए हमने आपके डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब आपका थर्ड स्टेप होता है आपके RDS मेथड का, आपको चेक करना है कि जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपके RDS का, कहीं उसमें कोई इंटरमीडिएट तो प्रेजेंट नहीं, राइट। मतलब आपको चेक करना है कि जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपके RDS का, उसमें सभी सब्सटेंस जो प्रेजेंट है या तो रिएक्टेंट होने चाहिए या प्रोडक्ट होने चाहिए, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि आपका ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपके मैकेनिज्म स्टेप में प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो आपका RDS है उसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें आपको दो सब्सटेंस दिख रहे हैं। पहला सब्सटेंस आपके पास N2O2 का कंसंट्रेशन है, तो जो आपके पास N2O2 यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके RDS के रेट लॉ एक्सप्रेशन में, आपको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं N2O2 आपके पास इंटरमीडिएट है। कैसे चेक करें, आप देखिए क्या N2O2 आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट है? नहीं, N2O2 आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब N2O2 आपके पास यहाँ पे इंटरमीडिएट जैसे बिहेव करेगा, जो कि आपका ओवरऑल रिएक्शन में नहीं प्रेजेंट है लेकिन आपका मैकेनिज्म स्टेप में प्रेजेंट है। अब जो दूसरा सब्सटेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके RDS के रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वो आपके पास है O2 का कंसंट्रेशन। तो आपको चेक करना है ऐसा तो नहीं कि O2 आपके पास आपका इंटरमीडिएट है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि O2 क्या आपके पास अपने ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट है? तो आपने देखा हाँ जी, O2 हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब डेफिनेटली O2 हमारे पास रिएक्टेंट है। तो जो हमारा RDS का रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास एक ही इंटरमीडिएट है N2O2, उसके कंसंट्रेशन को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और ये हमें करना है बाकी फास्ट मैकेनिज्म स्टेप से। तो यहाँ पे जो आपका स्टेप नंबर 1 है वो आपका फास्ट मैकेनिज्म स्टेप है, उसका यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 को लिखते हैं, ये आपके पास है 2NO रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू N2O2, जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया होगा, नहीं है तो अभी के लिए याद कर लो, बाकी आगे इसको देखेंगे। कि आपको दिख रहा है ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, और वो इक्विलिब्रियम को तब अचीव करता है जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, तब आपका रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। जब आपका कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करता है तो जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है उस पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन के वो कांस्टेंट हो जाते हैं, और वो तब तक कांस्टेंट रहते हैं जब तक आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना करें। और ऐसे में आप इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, और वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कैसे डिफाइन होता है, अगेन इसमें वेरियस केसेस होते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें तो अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन डिफाइन करें, जैसे बहुत बार हम केसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है उसका एक्सप्रेशन आपके पास होता है concentration of the product at equilibrium time raised to the power stoichiometric coefficient of product divided by the concentration of reactant at equilibrium time raised to the power stoichiometric coefficient of reactant, right। तो यहाँ पे आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता है, जैसे यहाँ मुझे पता है K1 और K2 आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, राइट। तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो बेसिकली आपके पास रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए एक बेसिक लेवल पे कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये आपके पास होता है रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये आपके पास रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर KF है और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर KB है, तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका एक्सप्रेशन आपके पास आता है KF/KB, जहाँ पे KF आपका रेट कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, KB आपका रेट कांस्टेंट होता है बैकवर्ड रिएक्शन का। तो अगर आप इस गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन को यहाँ पे कंसिडर करें तो ये भी आपके पास कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। जब भी इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपका रेशियो होगा आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। मतलब इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2।
और इसका एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा कैसे आएगा, ये हो जाएगा concentration of product at equilibrium time raised to the power stoichiometric coefficient upon concentration of reactant at equilibrium time raised to the power stoichiometric coefficient। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप N2O2 के कंसंट्रेशन को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ NO का कंसंट्रेशन। कैसे कि जो आपका N2O2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा K1/K2 मल्टीप्लाइड बाय NO के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अभी ये जो आपके पास आपके आरडीएस का रेट लॉ एक्सप्रेशन था, यहाँ पे हमने बात किया था जो आपका N2O2 है बिहेव करेगा एज इंटरमीडिएट, उसके कंसंट्रेशन को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो हम इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आपके N2O2 के कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो आपका अगर इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें आपके पास जो इंस्टेंटेनियस रेट आएगा टाइम इंस्टेंट टी पे किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट K3 के मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 रेज टू द पावर 1, और जो कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 रेज टू द पावर 1 है इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा K1/K2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1 आ जाएगा। अगर आप इसे अच्छे से लिखें ये आपके पास आ जाएगा जो इंस्टेंटेनियस रेट का वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगा K1 मल्टीप्लाइड बाय K3/K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1। अब यहाँ पे जो टर्म है K1 मल्टीप्लाइड बाय K3/K2 इसको आप बोल सकते हैं K नेट, जहाँ पे K नेट का वैल्यू हो जाएगा K1 मल्टीप्लाइड बाय K3/K2। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है वो बराबर आ जाएगा K नेट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो आपके पास आपका फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है आपके आरडीएस का, ऐसा तो नहीं उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। तो ये जो आपका फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन हो रहा है अपने आरडीएस का आफ्टर द रिक्वायर्ड सब्सटीट्यूशन, तो यहाँ पे पहला टर्म आपके पास आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो आपको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं NO आपके पास इंटरमीडिएट है। कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करना है अगर NO आपके पास इंटरमीडिएट हुआ ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियरली आपको दिख रहा है कि NO आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है, मतलब ये रिएक्टेंट है। दूसरा सब्सटेंस जो आपके पास आपको रेट लॉ के एक्सप्रेशन में दिख रहा है वो है O2। आपको चेक करना है ऐसा तो नहीं कि O2 आपके पास इंटरमीडिएट है, O2 आपके पास आपको अपने ओवरऑल रिएक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब बिहेव करेगा एज रिएक्टेंट। तो आपको दिख रहा है जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपके आरडीएस का उसमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यही आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। अब एक बार आपके पास आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो यहाँ पे आपको पूछा है आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो होगा सम ऑफ पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट NO के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर 2 है, रिएक्टेंट O2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर 1 है, तो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सम ऑफ पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट। तो ये 3 के बराबर आ जाएगा, जो कि आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अगर आपको आरडीएस मेथड का एप्लीकेशन समझना है उसके लिए। इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम आगे वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर आपको ये आरडीएस मेथड वाला पार्ट समझ नहीं आया है एक बार आप इस पार्ट को रिवाइंड करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।